अब मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूँ जिनसे मैं जब मिला तब से एक ऐसा आत्मीय संबंध स्थापित हो गया कि शायद हम कोचिंग के बारे में बात करते थे रात को, मतलब 4-4 घंटे 5-5 घंटे बात करते थे कि कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कौन सी फैसिलिटी कोचिंग में इंक्रीज कर सकते हैं जो आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में एक तरीके से मील का पत्थर साबित हो। मैं उनको जब भी बुलाता हूँ, एक तो मुझे आप सभी की तालियां वो चाहिए कि जो अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि जिनको मैं आवाज़ देना जा रहा हूँ शायद मेरा नहीं आपका भी अत्यधिक स्नेह रहा है। जितनी मैंने मेहनत की है यहाँ पर उतनी की उतनी उन्होंने भी की है। ठीक है, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनको मैं हमेशा गीत से ही बुलाता हूँ, तो आज भी गीत के माध्यम से ही बुलाया जाएगा। देखो टाइम आई, जिन टाइम सर आई नहीं उन टाइम आप बोले, ठीक है। हाँ, कि देखो मैं मेरे हिसाब से कहता हूँ कि तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर्वप्रथम इस प्रांगण के कण कण में और हम सरस्वती पुत्रों की रग रग में विद्यमान माँ शारदे के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। और आज के शिक्षा को समर्पित छोटे से कार्यक्रम में पुष्प के समान पधारे हुए सभी मेहमानों और नव आगंतुक विद्यार्थियों, प्रेम के प्रतिमान, प्रेम को प्राप्त करने की लालसा रखने वाले बाल विद्यार्थियों और गणमान्य स्टाफ का मैं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे वार्षिक मोटिवेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए एक इंसेंटिव के रूप में आयोजित किया गया, जैसा कि हमारी योजनाओं के अनुसार समय समय पर होता रहता है। आफ्टर ऑल हमारा उद्देश्य यही रहता है हर बार जो कुछ हो सके स्टूडेंट और कोचिंग के वेलबींग के लिए कुछ करें। लेकिन इस बार ये कार्यक्रम इस खास दिन यानी कि 10 अप्रैल को रखे जाने के पीछे एक खास कारण हमारे सर अरविंद जी का बर्थडे भी है। आपके क्षेत्र के आगोलाई के शिक्षा पुरुष, हम सबके प्रेरणा स्रोत, क्योंकि मैं तो उनको स्टाफ कहने के साथ साथ बड़े भाई भी कह सकता हूँ और अपने लिए गुरु भी कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक छात्र से शिक्षक बनाया। जैसा कि वो मेरे बारे में विचार रखते हैं, आपको बताते हैं, उनका बड़प्पन है कि मैंने उनके बराबर मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने मुझे एक छात्र से, हाँ बेशक मैं एक प्रतिभाशाली छात्र जरूर था लेकिन शिक्षक नहीं था, कुछ छात्र से मुझे शिक्षक बनाने के लिए सर ने जो मौके मुझे दिए, प्रोत्साहन और अवसर बार बार दिए, उसके लिए मैं संस्थान और सर के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। आप सब ने मुझे जो विश्वास और स्नेह दिया उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे उद्देश्य में से एक ये भी होता है कि भाई इस क्षेत्र ने एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षण संस्थान के रूप में हम पर जो विश्वास किया है, समय समय पर हम उस विश्वास के प्रति अपना जो समर्पण है या धन्यवाद है उसको ज्ञापित करते रहें। तो आज का कार्यक्रम मैं उस धन्यवाद के लिए भी समर्पित करना चाहता हूँ संस्थान की ओर से कि भाई आपने और आपकी कम्युनिटी ने संस्थान और हम शिक्षकों के प्रति जो विश्वास दिखाया है, हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
पुत्र के रूप में एक श्रवण, भाई के रूप में मर्यादाओं के लिए और सामाजिक रहन सहन के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मित्र के सखा के रूप में भगवान कृष्ण और सारथी के रूप में भगवान फिर से कृष्ण के समान मेरे सदा से प्रेरणा स्रोत रहे। मेरे ज्येष्ठ भ्राता के समान अरविंद सर को मैं इन शब्दों में जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। कि नदियों सी बढ़ती शान रहे, सागर सा फैला मान रहे। नदियों सी बढ़ती शान रहे, सागर सा फैला मान रहे। पर्वत सी सदा ऊंची आपकी दास्तान रहे, पर्वत सी ऊंची सदा आपकी दास्तान रहे। कंठ में आपके, श्री कंठ में आपके सदा माँ शारदे विराजमान रहे। क्योंकि सरस्वती पुत्र है तो इनके लिए माँ शारदे की शुभकामनाएं देंगे, हम इनके लिए कुबेर की साधनाएं नहीं कर सकते। तो कंठ में आपके सदा माँ शारदे विराजमान रहे, आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की सदा प्राप्ति हो, इसकी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। पुष्प थोड़ा मुरझा गया है, लेकिन फिर भी मैं इस पुष्प के जरिए आपका जीवन सदा इस पुष्प की तरह सुगंधित रहे। सर को शुभकामनाएं देने के अलावा मेरा जो आज का विशेष संबोधन है वो कक्षा 12वीं पास कर चुके और प्रतियोगिता रूपी कुरुक्षेत्र में उतरे नए विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा कि आपका जीवन अब कांटों की राह पर उतरने वाला है। जैसा कि जब तक हमारा विद्यालय जीवन चलता है, सवेरे उठते ही स्कूल जाना होता है, जो काम दिया जाता है उसको करना होता है और एकेडमिक एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर लेना हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन 12वीं कर लेने के बाद का हमारा जीवन पूरी तरह से दिशा बदल चुका होता है कि अब स्कूल नहीं, सुबह का स्कूल जाने का अलार्म नहीं, स्कूल की बस नहीं, स्कूल का टाइम नहीं, हर रोज़ संडे ही संडे। तो ऐसे में सभी नहीं लेकिन कुछ विद्यार्थी काफ़ी तनाव महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि अब वे क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दौर से सभी गुजरे हैं। मुझे अपने वो दिन याद है जब मैंने कक्षा 12वीं पास की थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी करने के लिए नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि 12वीं के बाद कोई 13वीं कक्षा होगी जिसमें हम एडमिशन ले लेंगे। वो ज़माना नहीं था जब इतनी ज़्यादा जागरूकता होती थी। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन क्या होती है तो बहुत बाद में जाना था। उस टाइम हमें किसी ने प्रेरित किया था कि BSTC नाम की कोई चीज़ होती है, वो कर लिए जाने से आप जल्दी जल्दी नौकरी लग जाएंगे। दरअसल वो परीक्षा दिए जाने और कॉलेज में एडमिशन लेने तक हमें पता नहीं था कि भाई BSTC बनाती क्या है। बाद में कॉलेज जाने के बाद फर्स्ट टेस्ट जब हमने दिया तो उसमें क्वेश्चन आए थे कि मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। हमने सोचा भाई हम BSTC कर रहे हैं, हम क्यों मान लें कि हम एक शिक्षक हैं, हम मान क्यों लें। ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई और फिर हमने अपने साथियों से पूछा तो वे भी कहते तू काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी लगता है, तेरे 12th में परसेंटेज भी ठीक है, फिर तू मतलब ऐसी बहकी बातें कैसे कर रहा है। तो मुझे हकीकत में इन चीज़ों का पता नहीं था कि भाई BSTC क्या होती है। वो एक ज़माना अलग था जब हमारे यहाँ पे जागरूकता नहीं थी। ये 2018 की बात है। उसके बाद से लगातार जागरूकता फैलती आई है क्योंकि 18 में मैं आ गया था। 2018 में 12वीं करने के बाद मैं आया था, पिछले 4 सालों से। तो आज के ज़माने में वैसे हमको सबको पता होता है कि 12वीं करने के बाद BSTC हम कर सकते हैं, जिससे कि हम शॉर्ट टाइम में 2 सालों में एक डिप्लोमा प्राप्त करते हैं जो कि शिक्षक बनने की योग्यता हमें देता है। फॉर्मली स्टैंडर्ड एजुकेशन वे से अगर हम डिग्री प्राप्त करें तो 3 साल की ग्रेजुएशन और उसके बाद 2 साल की B.Ed से हम 5 सालों से किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के योग्य बनते हैं। लेकिन BSTC एक ऐसा शॉर्ट रास्ता है कि भले ही आप लंबी तैयारी करना चाहते हो, आपके RAS, UPSC या फिर किसी बड़ी परीक्षा जैसे सपने हों, ठीक है, आपको सपने देखने चाहिए और लक्ष्य हमेशा बड़े रखने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब फर्स्ट जनरेशन के एजुकेशन प्राप्त करने वाले, यानी कि हम पढ़ने वाली पहली पीढ़ी है।
या तो हमारे माता पिता किसी के पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर पढ़े लिखे हैं तो वो कम पढ़े लिखे, उनको अपने जीवन में पढ़ाई की वजह से सफलता नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है कि हम फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, और फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं बड़ी बात नहीं करते हुए पहले ये कहना चाहूँगा कि भाई उनको एजुकेशन लाइन में सबसे पहले उनका फ्यूचर सिक्योर कर सके उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप अभी अभी 12वीं करके निकले हैं, तो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो चाहे साइंस से हो, आपको पहले वो मार्ग बनाना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो सकें। इस रास्ते पर मैं ये रास्ता सिर्फ आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसका उदाहरण मेरा अपना परिवार भी है। मैंने अपनी छोटी बहन को भी यही मतलब मार्ग दिखाया था, जिसकी वजह से वो भी BSTC करके अभी जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और परीक्षा देने के बाद मैंने उसको RS की तैयारी करने के लिए बिठा दिया। अब उसका फ्यूचर सिक्योर है, तो उसके पास प्रोत्साहन है कि भाई आगे वो कुछ करेगी, पढ़ेगी, तो आत्मनिर्भर है, उसे किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक बार कोई छोटी बड़ी सफलता मिल जाने से आदमी को जो प्रोत्साहन मिलता है ना, वो उसको बहुत आगे जाने तक साथ देता है। तो आपके लिए भी मेरे तरफ से यही सुझाव रहेगा कि भाई आप 12वीं करने के बाद भले ही आप ग्रेजुएशन करके UPSC करोगे, PCS करोगे, RAS करोगे, SI बनोगे, कोई भी बड़ी भर्ती की तैयारी कर लेना और एग्ज़ाम देना, लेकिन आप शुरू में एक ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, और जल्दी से जल्दी किसी एक ऐसे सहारे को प्राप्त कर लो जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करे, कुछ भी करने से रोके नहीं। क्योंकि अगर भविष्य से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए अगर आप दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो इसमें उनकी मर्जी भी आपको प्रभावित करती है कि आपके फैमिली में चाहे फादर हो, मदर हो, बड़े भाई बहन हो, अगर उनसे आप सलाह भी मांगते हैं या मदद भी मांगते हैं, तो उसके साथ उनका एक दबाव भी आपको महसूस करना पड़ता है। उसकी बजाय अगर आप आत्मनिर्भर है, छोटी बड़ी जॉब आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए और ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा आत्मनिर्भर है। तो 12वीं के बाद 2 रास्ते जो पिछले वर्ष भी हमने एक शुरुआत करके बताए थे, और इस बार भी हमारा प्रयास यही रहेगा। कितने विद्यार्थी इससे प्रभावित होते हैं, कितने विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, कितने विद्यार्थी हम पर विश्वास करते हैं, ये चीज़ हमारे लिए फ़िलहाल कम मायने रखती है, क्योंकि हम स्ट्रगल लाइन में, हमें बहुत कुछ प्रूव करना है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करके रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। तो कुछ हमारे अच्छे रिजल्ट्स PTT और BSTC के बैच के लास्ट ईयर के रहे हैं, जिसमें कई सारे विद्यार्थियों को PTT और BSTC के कॉलेजेज अलॉट हुए और वे BSTC कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में अभी जो BSTC कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, जो हमसे 12वीं पास करने के बाद अभी निकले यहाँ से, मेरी नज़र में निकट दिनों में सबसे सिक्योर भविष्य उनका है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनका BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अगर BSTC में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम 4 वर्षीय PTET कर सकते हैं, यानी उसमें 3 वर्ष की ग्रेजुएशन और प्लस 2 साल का B.Ed का जो कंप्लीट कोर्स होता है वो अपने को 4 साल में दे दिया जाता है, इसको कहते हैं PTET। अब इन दोनों डिग्रियों को करने से पहले हमको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसको एक को कहते हैं PTET और एक को कहते हैं Pre-DL। ये प्रतिवर्ष एक परीक्षा कराई जाती है और उस परीक्षा में अच्छे अंकों के आधार पर राजस्थान में कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, इसकी सीटें भी फिक्स होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि PTET और BSTC दोनों शिक्षक लाइन में जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए काम के, जिनका लक्ष्य टीचर बनना है उनके लिए काम का है। और मेरे ख्याल से टीचर की इतनी पवित्र जॉब है वो कौन नहीं करना चाहिए। हर विद्यार्थी के मन में एक इच्छा होती है कि वो मतलब जो भी जॉब प्राप्त करे, जो भी काम करे वो पवित्र हो, उसके उद्देश्य कभी भटके नहीं। तो इस दृष्टि से भी PTET और BSTC हमारे लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। 12वीं पास विद्यार्थियों से मेरी फिर से यही गुजारिश रहेगी कि चाहे आप हमारे साथ जुड़े या चाहे और भी कहीं जुड़े, पहली चीज़ तो आपको एक टारगेट कर लेना होगा अभी से। परीक्षा हो गई और बीच में हम कुछ दिन खाली छोड़ दें और बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर गैप पड़ गया तो ये गैप इतना लंबा हो जाएगा कि महीनों और सालों से नहीं भरेगा। ये हकीकत की बात है कि अगर आप 12वीं की पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ के 1 महीना गैप लेते हैं, उस गैप को भरने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। आपकी अब पढ़ने की जो अच्छी रफ्तार और आदत है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं Pre-DL और PTT की तैयारी करने में लगाकर। और मेरा इंटेंस कहने का ये नहीं है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ो, ये अनिवार्य है और आप हमारी कक्षा में बैठो। मेरे कहने का फाइनल इंटेंस यही है कि आपको अपनी शिक्षा कंटिन्यू रखनी चाहिए। 12वीं कर ली मतलब आपने सब कुछ नहीं पा लिया।
आपने अगर 12वीं में 90+ % प्राप्त कर लिए और इसके बाद आपने गैप देके पढ़ाई छोड़ दी और फिर आपने लॉन्ग टारगेट लेके मान लो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए खुद को इन्वेस्ट किया है, तो उसमें आपको लोवेस्ट टारगेट को अचीव करने में 5 या 6 साल लगेंगे। इतने टाइम में बीच बीच में हमको इंसेंटिव चाहिए। मनुष्य सबसे लालची प्राणी होता है, कुत्ते से भी ज़्यादा लालची मनुष्य होता है। वो बिना कुछ प्राप्त किए या बिना कुछ उसको मिले वो आगे का काम नहीं कर सकता। तो अगर छोटे छोटे इंसेंटिव, छोटे छोटे प्रोत्साहन हमको जीवन में मिलते रहे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए परीक्षाओं का कोई भी लंबा टारगेट करने से बेहतर है कि हमको पहले शॉर्ट रास्ते अपना के फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए और उसके बाद जब हमारा निकट भविष्य सुरक्षित हो जाए तो फिर हमें फार फ्लंग थिंकिंग सोचनी चाहिए कि हमको लंबी योजनाओं के साथ कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो फिलहाल मेरे विचारों के अनुसार और मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की है उसके हिसाब से 12वीं पास विद्यार्थी के लिए 2 रास्ते सबसे सुरक्षित हैं। एक तो पीटीटी की परीक्षा की तैयारी करें, उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिकता हमको जो है बीएसटीसी को देनी चाहिए। पीटीटी में एन कैन प्रकार सिलेक्शन हो जाता है और कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब आप अगर बीएसटीसी करते हो तो सुनने में ये भी आता है कि 2 साल खराब हो जाएंगे, क्योंकि बीएसटीसी जो है स्टैंडर्ड एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, वो एक डिप्लोमा है और डिप्लोमे को हम डिग्रीज के अंदर नहीं गिन सकते। वो है ना एक मतलब काम चलाओ, हमको कौशल सिखाया जाता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम जब बीएसटीसी कर रहे होंगे तो ओपन यूनिवर्सिटीज हमको ग्रेजुएशन करवाता है। खुला विश्वविद्यालय होते हैं ना, इग्नू, कोटा, ओपन, इनसे हम बीएसटीसी करने के साथ साथ ओपन से ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। तो 3 साल हम वो सुरक्षित करेंगे और 2 साल ये सुरक्षित करेंगे। तो हमारे पास एक साथ 3 साल में 2 योग्यताएं आएगी। एक तो हम बीएसटीसी कर लेंगे और दूसरा हम ग्रेजुएट हो जाएंगे ओपन यूनिवर्सिटी। अब बीएसटीसी कर लेने के बाद कोई बड़ा लक्ष्य रखता है कि मुझे यूपीएससी या आरएस करना है, तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं एक तगड़ा उदाहरण दे देता हूँ कि मैं बीएसटीसी किया और इसके बाद जब कोरोना का दौर चला और शिक्षा से सब लोग कट गए, वो मौका था मेरे पास पढ़ने का। बाकी तो मैं हमेशा से यहाँ आता रहा, तो मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम रहा। उस दौर में मैंने तैयारी की थी रीट की, जो कि ग्रेड 3 का टीचर बनाती है। लेकिन तैयारी इतनी डीप हो गई, इतनी फार फ्लंग हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि उसी तैयारी की वजह से मेरे कई सारे पेपर पास हो गए। जैसे आरएस का प्री पास हुआ, एसआई का पेपर पास हुआ, पटवार में मैं थोड़े नंबरों से रह गया और वीडियो में मेरा पेपर क्लियर हुआ। तो इनमें मैंने कोई आरएस को टारगेट नहीं किया था। बीएसटीसी के बाद ग्रेड 3 को टारगेट करके मैंने परीक्षा दी थी और उसमें से उसी काबिलियत से ये पेपर पास हो गए। तो आपके लिए भी ये एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि अगर आप बीएसटीसी करके या कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करके फ्यूचर सिक्योर करते हो और पूरी पढ़ाई करते हो तो ग्रेजुएट होने तक आप योग्य हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा रास्ता नहीं अपना कर कॉलेज लाइन में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहाँ के जो 3 साल होंगे वो आपकी प्रतिभा को खा जाएंगे, आपके काम को खा जाएंगे, आपके अंदर जो सफलता प्राप्त करने की भूख है उसको खा जाएंगे। इसलिए पढ़ने का सबसे उपजाऊ समय होता है 12वीं करते ही कंटिन्यू कर लेना और आगे के मात्र 3 वर्ष, 3 सालों को ढंग से इन्वेस्ट करो, सफलता की गारंटी। और अगर हम इन 3 सालों में से पहला 1 साल भी खराब कर लेते हैं तो उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें भविष्य में 2 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 12वीं करने के बाद 5 सालों के बाद हम कामयाब हो पाएंगे। आज की प्रतियोगिता की दौड़ उतनी आसान नहीं है। पहले के ज़माने में जब भर्ती आती थी तब लोग काम धंधा छोड़ के अगर पढ़ने बैठते तो 2-3 महीने में सीट निकाल लेते थे। लेकिन आज प्रतियोगिता गला काट है, अंधी दौड़ है प्रतियोगिता की। लोग खाना पीना छोड़कर पढ़ते हैं। लोग क्या, खाना पीना तो पढ़ने के लिए मैंने भी छोड़ा था और आपको भी छोड़ना पड़ सकता है। त्याग अधिक से अधिक करने पड़ेंगे कि अगर इस लाइन में सफलता प्राप्त करनी है प्रतियोगिता में तो त्याग ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। यानी आपके दिमाग में अब मौज करने के विचार आ रहे हैं कि हमने 12वीं पास कर ली, अब कुछ दिनों तक ननियाल घुमाए, बाहर घुमाए, कोई भी मौज कर ले, तो ये नितांत असुरी विचार है, दानवीय है ये, ठीक है, हमारी भलाई के लिए कतई काम आने वाले नहीं है। ऐसे विचारों का पूर्णतया त्याग करते हुए आपको अभी से शिक्षा में समर्पित हो जाना चाहिए। अब चिंता ये होती है कि जिन बच्चों पर हमने कक्षा 8वीं से मेहनत की है या शुरू से उनको हम अपना 100% देते आए, हम आपकी पढ़ाई के लिए रात को 2-3 बजे तक जागते हैं। पता है अभी सर ने कहा था कि 4 घंटे हम बात करते हैं, ये नॉर्मल बात है, अक्सर होती है। जब भी हम कोई नया बदलाव करते हैं तो 4 घंटे हम फ़ोन पे बात करते हैं। तो सोचो हमारा होमवर्क कितना होता होगा। जो कुछ पढ़ाना होता है उसको हम अपने हिसाब से इस तरह तैयार करते हैं पहले कि 1% कोई गलती नहीं हो।
विद्यार्थी तक जो चीज़ जा रही है वो 100% सही हो, ताकि उसका 1% भी कोई नुकसान ना हो। तो हम अगर पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपने 12वीं तक जो कमर तोड़ मेहनत की है उसका अगर सही फल प्राप्त करना चाहते हो तो 12वीं के बाद टिके रहना। ये बात आपको इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना आपको सिर्फ हम ही कह सकते हैं। दुनिया में कहीं जाओगे, कोई भी नए शिक्षक, कोई भी नए टीचर आपको समझने में आप किस लाइन के काबिल है ये बताने में टाइम लगेगा, उनको समय लगेगा आपको पहचानने में। लेकिन हम जानते हैं कि आप में कितनी काबिलियत है। विशेषकर इस बार जो कक्षा 12वीं पास करके निकल रही है, ये हमारी अब तक की सबसे इंटेलिजेंट कक्षा है। इनमें जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है सन 2018 से, जब से मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये कक्षा 8वीं में थे, तब से हम इन पर कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। और आप लोग अब 12वीं पास किए तो आपकी बड़ी चिंता होती है। शायद ही कोई 2 घंटे ऐसे बीते हो जब इस कक्षा का ख्याल नहीं आता कि इन बच्चों का आगे क्या होगा। तो हमारी चिंताओं को आपको गंभीरता से लेना है और अपना आगे का समय खराब नहीं करना है। जो भी रास्ता मिलता है उस पर पूरी लगन, पूरी मेहनत से आपको टिके रहना है। BSTC और PTT के 2 ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। इनकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करोगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई और देगा उससे कई गुना ज़्यादा हम देंगे। इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी और आपको देगा उससे ज़्यादा हम देंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, जो मेरा खुद पे है और मेरे साथी अध्यापकों पर है। बाकी सबकी अपनी मंजिल है, किसी को खालीपन महसूस नहीं करना है कि अभी हम क्या करेंगे 12वीं के बाद हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी की एक मंजिल है, बस अलग अलग टाइम पे सबको पता चलता है। अब देखो मैं एक शायरी बोलता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं भी धीरे धीरे शायरियाँ सीख सकता हूँ। सीखा जा सकता है कुछ भी, बस एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि हम किसकी तरफ सीखें, किसकी तरह सीखें। तो मैंने अरविंद सर की तरह सीखा है, ठीक है। तो मैं शायरी बोलता हूँ कि बेशक तेरी भी एक मंजिल है और उसे बेसब्री से तेरा इंतजार है। बेशक तेरी भी एक मंजिल है और उसे बेसब्री से तेरा इंतजार है। अगर नहीं उठा तू तो मानेगी वो तू बुज़दिल है। अगर नहीं उठा तू तो मानेगी वो तू बुज़दिल है। और अगर चल पड़ा उस और तो तेरी नैया पार है। कुरुक्षेत्र में आया है तू, कुरुक्षेत्र में आया है तू और अर्जुन सा तेरा हाल है। कुरुक्षेत्र में आया है तू और अर्जुन सा तेरा हाल है। यकीन मान मिलेगा तुझे भी एक कृष्ण और फिर तेरा रण रथ पार है। एक बार फिर मैं अपार स्नेह, विश्वास और सम्मान के लिए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विशेषकर कक्षा 12वीं पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक एक क्षण की कीमत को समझने की हिदायत देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। के लिए आपको यहाँ सिलेक्शन हुआ है, आप यहाँ कोचिंग करोगे, क्या पीरियड रहेगा? बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स